नमस्कार दोस्तों, हैव अ गुड डे। जैसा आप जानते हैं कि आपका दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत अपने थॉट्स को शेयर करता हूं, आपसे लाइव जुड़ता हूं थोड़ी देर, और देश में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे शेयर करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि ये सारी चर्चा जो है वो लोग जो पब्लिक डोमेन में आ सके। आप देखिए, इस समय जो है वो झारखंड में जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जंतर मंतर एक केंद्र बना छात्रों के प्रोटेस्ट का देश में, आपने देखा कि जंतर मंतर के ही मुद्दे पर संसद जो है वो नहीं चल सकी है, क्योंकि जंतर मंतर से जो सवाल निकले वो बहुत गंभीर सवाल थे और वो आज भी सवाल बने हुए हैं। उनमें सबसे पहला गंभीर सवाल ये था कि एज आ एडवोकेट, मैं वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि उस प्रोटेस्ट पर जो प्रशासन द्वारा जो वहाँ पर फोर्स तैनात थी उसके द्वारा जो पैलेट गनें चलाई गई वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है। कि मतलब वहाँ पर अगर पैलेट गन जैसा वेपन्स इस्तेमाल किया फोर्स ने और लाठियों में कीलें लगी हुई लाठियों को इस्तेमाल किया फोर्स ने, और बाहर से बिना बैच अपनी आइडेंटिटी छुपा के जो लाठी चार्ज किया गया, वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। वो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और ये इतना बड़ा हो गया जंतर मंतर से कि आपने देखा कि पूरा संसद का सत्र सिर्फ इसी बात का जवाब ढूंढता रहा कि बच्चों पर ये आदेश किसने दिया। देखिए, ये आदेश किसी ने तो दिया होगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है उसमें मैं मानता हूं कि वो देश की सबसे काबिल पुलिस वहां पर है, क्योंकि वहां पर सारा दिल्ली में सारी राजनीति है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता और सारे राज्यसभा मेंबर्स, सारे लोकसभा मेंबर्स, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, सारी लोगों की सुरक्षा है। तो इसीलिए दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो विपक्ष का यही सवाल था, बच्चों का भी यही सवाल था कि वो कौन लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कौन लोग थे ऐसे जो बच्चों पर दोस्तों थोड़ा गला खराब है मौसम की वजह से। तो वो कौन लोग थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे थे, मंत्रालयों में बैठे थे और वो ये आदेश दे रहे थे। देखिए, किसी ने तो ये आदेश दिया होगा। आप सोचिए कि बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया, मतलब पुलिस वालों ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई। वहां पर जो लोग ड्यूटी के दौरान अपनी आइडेंटिटी छिपाए हुए थे, कि वो पुलिस की वर्दी भी नहीं थी कई लोगों के बदन पर, ना कोई बैच थे, और सिविल में जो वीडियोस आए हैं, जो लाठियां लेकर रोडों पर बैठे हैं और जो पुलिस के संरक्षण में बच्चों पर लाठियां चलाई गई, और फिर पैलेट गन जैसा वेपन भी इस्तेमाल किया गया फोर्स के द्वारा। तो ये 2-3 प्रकार का जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है। मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन पुलिस तो ये कर नहीं सकती। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं एडवोकेट हूँ, मैं पुलिस विभाग में के लोगों के साथ उठता बैठता रहता हूँ, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्तर पर, आधिकारिक स्तर पर इस तरीके का डिसीजन लिया गया होगा। और अगर इस तरीके का डिसीजन लिया गया है तो फिर शायद प्रधानमंत्री जी फिर लाल किला से सही कह रहे थे कि कुछ लोग, नक्सली लोग जो हैं नक्सली सोच, जो उन्होंने एक नया शब्द गढ़ा लाल किले से, तो ये नक्सली सोच के लोग इस तरीके का डिसीजंस ले सकते हैं। कि आप सोचिए, माइनर बच्चे, माइनर बच्चियां, आपने देखे होंगे वीडियो की किस तरीके से बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्सों में डंडे मारे गए। आपने देखा कि पैलेट्स गन चलाई गई जिसमें बच्चों की आंखों की रोशनी गई, बच्चों का खून बहा वहां पर। तो ये सारा आदेश देने वाले जो भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हो या सरकार में हो, मैं मानता हूं कि फिर यही सोच नक्सली सोच है। तो ये सिस्टम में दिखाई दे रही है। ये सिस्टम में, क्योंकि लोकसभा में आप देखिए कि इस सवाल का जवाब मांगा गया, लेकिन लोकसभा से इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब आना चाहिए था।
आप सोचिए, आप आते, गृह मंत्री जी आते संसद में, और अगर उन्होंने ये आदेश नहीं दिए तो वो अपनी बात कहते और ये बताते सबसे पहले कि ये आदेश किसने दिए। उन्होंने नहीं दिए तो जिसने दिए उसके नाम वो बताते, वो संसद के पटल पर उस चीज को रखते कि भाई इस स्तर पर ये आदेश लिए गए। पैलेट गन जैसा वेपन्स जो है वो फोर्स ने इनके आदेश पर एडॉप्ट किया और फिर बच्चों को ऊपर उसका प्रयोग किया गया। तो ये सारे जवाब नहीं मिले, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। तो अब ये जो नक्सली सोच जो है, अब इस नक्सली सोच ने एक जागृति पैदा कर दी है। आप देखिए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि नक्सली पार्टी करके एक पेज बनाया गया और उसमें हजारों फॉलोवर्स हो गए, मतलब कि 24 घंटे के अंदर। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो आंदोलन वहां से चला, फिर वो झारखंड में एक और आंदोलन शुरू हुआ जिसमें राहुल गांधी जी की भूमिका की अग्नि परीक्षा ली गई कि झारखंड में शिबू सोरेन जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो कांग्रेस के समर्थन से है। तो राहुल गांधी जी ने, लेकिन आप देखिए कि बराबर वहां पर मॉनिटरिंग की और उस सरकार से बात की और उन्होंने लेटर जारी किया बच्चों के समर्थन में कि उनकी संपूर्ण मांगें पूरी की जाएं। तो अभी आपने देखा होगा कि खबरें आ रही हैं कि झारखंड की सरकार जो है वो बच्चों की सभी मांगों पर सहमत हो गई है और वो आंदोलन वापस हो गया है। तो ये जो बच्चों का आंदोलन, देखिए इसमें कई लेयर हैं। अब जैन अल्फा, ये जैन जी की बात है, अब जैन अल्फा भी जो है, आप देखिए किस तरीके के दृश्य आ रहे हैं। आप सोचिए कि हर राज्य से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड हो बिहार हो, आप देखिए सारे एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है, शौचालयों की क्या हालत है। आप देखिए जो वीडियोस आ रहे हैं, जो सारा शिक्षा का सिस्टम मिटाने के लिए जो स्कूलों की को बद से बदतर। आप सोचिए कि स्कूलों में जो लेडीज हैं, जो वहाँ पर टीचर्स हैं, उनके लिए भी टॉयलेटों की कोई व्यवस्था ना, स्टाफ के लिए ना बच्चों के लिए। मतलब किस तरीके से सरवाइव करते होंगे लोग, आप सोचिए इस बात को। तो स्कूलों की हालतों का जो एक अभियान लॉन्च कर दिया है बच्चों ने कि स्कूल ठीक करें, ये भी सवाल बच्चों का जायज है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन पर बर्बरता हुई, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण ये रहा कि बच्चों ने उस सिस्टम को पकड़ लिया, पेपर लीक को। देखिए पेपर लीक मतलब जिस तरीके से उसको कहा जाता है कि पेपर लीक एक गलती नहीं है, एक एक्सीडेंटल गलती नहीं है कि पेपर लीक हुआ और जिम्मेदार लोगों ने माफी मांगी और उस मैटर को वहां खत्म कर दिया जाए। पेपर लीक एक सिस्टम है, एक करप्ट सिस्टम है जिसके जरिए से अपनी लोगों को, अपने विचारधारा के लोगों को सिस्टम में डालने का एक नेक्सस है पेपर लीक। अब वो तो पेपर लीक का जब पता लगता है तो उसको लीक मान दिया जाता है, और जब पेपर लीक का पता नहीं लगता तो आप सोचिए हजारों लोगों को सिस्टम में डालने का एक जरिया है वो, कि अपने लोगों को पेपर दिया जाता है। आप सोचिए, ये जब 150 बार तो ये पकड़ाया गया है, और राज्यों में तो आप गिनती नहीं करेंगे। आप सोचिए मध्य प्रदेश में कितना बड़ा कांड, आपको याद होगा व्यापम का कांड है। तो व्यापम ये बड़े रूप में सारे सिस्टम को एक बड़ा व्यापम है, ये नीट परीक्षा का लीक हो जाना, कि सिस्टम में अपने लोगों को डालना पेपर लीक करके। तो उसके खिलाफ वो पूरा था, तो उन्हें चुप कराने के लिए आप देखिए 2-3 हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। एज ए एडवोकेट मैं देखता हूँ, सबसे पहले यूजीसी एक कानून लाया गया सामान्य वर्ग के बच्चों को डराने के लिए। क्योंकि अब यूथ जो है वो शिक्षा पर सवाल खड़े करने लगा था, और अगर यूथ एकजुट होकर बिना जाति धर्म की पहचान के यूथ अगर सवाल उठाएगा, तो इस देश में 40 करोड़ युवा हैं, तो सवाल उठेंगे तो सिंहासन हिलेंगे। तो ये इसको पहले रोकने के लिए इसमें पहला ब्रेकर जो डाला गया था वो यूजीसी को मैं मानता हूँ। मेरे फेसबुक आईडी पर बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, वकील साहब आप एडवोकेट हैं और आप नहीं चाहते कि सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ इसमें अन्याय है। तो देखिए, इस अन्याय को लाया ही इसलिए गया है ताकि
आपकी और जिनके साथ अन्याय नहीं है उनके बीच में संघर्ष कराया जा सके और उस यूथ के पावर को जो एक होके जनरेट होके आगे बढ़ना चाहता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको देखना है तो आप उसको यूजीसी की व्याख्या कीजिए। इसमें सामान्य वर्ग के बच्चों को अदर कास्ट के बच्चों के सामने खड़ा कर दिया गया है यूजीसी में, ताकि छात्र आपस में संघर्ष करें और कुछ लोगों से, सामान्य वर्ग के लोगों से ये उनके दिमाग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाल दिया गया है कि जो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, जो नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो आरक्षण के कारण नहीं मिल रही हैं कि इन लोगों को आरक्षण मिलता है इसलिए आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये एक कंक्रीट भावना, ये ग्राउंड स्तर पर जब मैं जाता हूं तो ये एक भावना है सामान्य वर्ग के बच्चों में। मैं खुद भी सामान्य वर्ग से आता हूं, लेकिन मैं बेरोजगारी का कारण आरक्षण को नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जब मैं आपसे कहता हूं कि आप देखिए कि सारे सेक्टरों को बेच दिया गया है, प्राइवेटीकरण इसका मूल कारण है। ये जो बेरोजगारी, आप सोचिए कि बीएसएनएल मतलब भारत जो हमारा देश है, हमारे देश के पास 140 करोड़ का डेटा है। डेटा की बात कर रहा हूँ, डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डेटा है, तो 140 करोड़ का डेटा जिस कंपनी के पास है, आज वो कंपनी कहाँ है जिसका नाम बीएसएनएल है। मतलब कि वो राष्ट्रीय सरकारी कंपनी है और देश के लोगों की काउंटिंग 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो उसका पावर है बीएसएनएल का। तो बीएसएनएल जो है वो न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी हो सकती थी, जिसमें कम से कम 1 करोड़ जॉब्स क्रिएशन होता और हमारे डेटा की सेफ्टी होती। जो आज हमारा डेटा अदर प्लेटफॉर्म्स पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारी देश की सारे लोगों की जानकारियां हैं, उस डेटा का इस्तेमाल वो देश कर रहे हैं। जिनके प्लेटफॉर्म्स हम चला रहे हैं उसकी सिक्योरिटी की कहीं कोई गारंटी नहीं है। तो बीएसएनएल को ख़त्म करने से सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर नहीं बिका, हमारा रोजगार भी बिका। कि हमारे देश में जो 1 करोड़ रोजगार सिर्फ अकेला टेलीकॉम सेक्टर क्रिएट करता, वो 1 करोड़ रोजगारों को ठेके में बदल दिया गया कि सारे काम टेलीकॉम सेक्टर। आप सोचिए, आप अगर मेरे आलोचक हैं तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस देश में मुझे ऐसी एक प्राइवेट कंपनी का नाम मैसेज कीजिए जिसके पास बीएसएनएल से ज़्यादा टावर हों। बीएसएनएल के पास 80,000 टावर हैं इस देश में। आप बताइए मुझे, किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास 80,000 टावर नहीं है। वो सारे 80,000 टावर जो है वो प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे दिए गए हैं। ये इसका मतलब है कि बीएसएनएल को, प्राइवेट प्लेयर को फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया। आप सोचिए कि उसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर आज टेलीकॉम सेक्टर कौन चला रहा है देश का। आप मुझे जवाब दीजिए, कमेंट्स के माध्यम से जवाब दीजिए कि कौन चला रहा है। तो जो चला रहा है वो अरबपति हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो टेलीकॉम सेक्टर, हिंदुस्तान का टेलीकॉम सेक्टर है जिसे प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, ये करोड़ों का सेक्टर है। और इसका अगर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, बीएसएनएल को अगर खड़ा कर दिया जाएगा, तो ये हमें बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। हमारे खजाने में बहुत सारा पैसा दे सकता है, जिससे हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधार सकते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। तो इतना बड़ा टेलीकॉम सेक्टर खत्म कर दिया। आप देखिए सारे सेक्टर ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर में भी आप वीडियोस देख रहे हैं कि कई स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, तो कई स्कूलों में बिल्डिंगें नहीं हैं। तो ये स्ट्रक्चर को क्यों ख़त्म किया जा रहा है? इस स्ट्रक्चर को इसीलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि सारी शिक्षा की प्रणाली को प्राइवेट लोगों को स्थानांतरित किया जाए, हस्तांतरित हो जाएगी। आप सोचिए, गवर्नमेंट सिस्टम का विरोध करना राष्ट्रवाद नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम का सपोर्ट करना राष्ट्रवाद है। क्योंकि अगर बीएसएनएल खड़ा होता तो आप 450 रुपए का महीने का डाटा नहीं ले रहे होते। आप इतने बड़े डेटा हैं इस देश के, अगर आप नागरिक हैं तो आप उस कंपनी को इतना बड़ा डेटा दे रहे हैं, तो उसके बदले में आपको बहुत सस्ता नेटवर्किंग सिस्टम देना चाहिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अब आप देखिए कितनी चालाकी से और कितनी खूबसूरती से काम किया गया है पूंजीपतियों के द्वारा कि रोड्स तो प्राइवेट हैं लेकिन उनमें लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग।
आप सोचिए, हमें दिखाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन वो है कंपनी का रोड। वो टोल ले रहा है हर 60 किलोमीटर पर। तो मेरा ये प्रश्न है कि सरकार से कि आप उसमें उस कंपनी के नाम का बोर्ड लगाएं। कम से कम देश के लोगों को, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में ये पता होता था कि कौन सी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी की हैं, कौन सी चीज़ें किस कंपनी की हैं, तो देश के लोगों को ये पता लगे कि उनका ये राष्ट्रीय राजमार्ग किस कंपनी के पास है। जिन राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने के लिए इस देश के किसान ने सैक्रिफाइस किया, इस देश के किसान ने अपनी ज़मीन दी, विस्थापन झेला, जिन बांधों को बनाने के लिए विस्थापन झेला, जिन सारे स्ट्रक्चरों को, फैक्ट्रियों को बनाने के लिए विस्थापन झेला, उस किसान की भूमि पर पूंजीपतियों ने देश के ही बैंक से पैसा निकालकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया, और आज जो देश से है वो वसूली की जा रही है। तो सारा आपका रोडवेज सिस्टम, आप सोचिए कितने, अगर ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अधीन PWD की होती, तो आप सोचिए रोडवेज में भी कितने सारे रोजगार हैं, उसमें कितने सारे पद क्रिएट किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय हमारे राज्य परिवहन की जो सुविधा हुआ करती थी, जिसमें राज्य सरकार की बसें हुआ करती थी, उसमें कंडक्टर सरकारी हुआ करते थे, उसमें ड्राइवर सरकारी हुआ करते थे। आप सोचिए कि हर स्तर का रोजगार था, मतलब कि जो डिग्रीधारी हैं उनके लिए भी रोजगार है इस देश में, और जो शिक्षा में किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाए और उनके हुनर है, उसके लिए भी सरकारी रोजगार था। लेकिन उन सारे सरकारी रोजगारों को बेच दिया गया है, कंपनियों को ठेके पर दे दिया गया है। आप सारी तहसीलों में जाइए, सारा कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट करने वाले लोग कंपनी को हायर किए हुए हैं। सारा सिस्टम प्राइवेट लोग, आप कॉलेजेस में चले जाइए, सारे प्रोफेसर्स आपको एडॉक पे मिलेंगे। सारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। आप स्कूली शिक्षा में चले जाएंगे तो सारे अतिथियों के हवाले सारे स्कूल हैं। तो ये जो सरकारी सिस्टम को मतलब प्राइवेट सिस्टम में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, यही कंपनीवाद है। तो ये सारा संघर्ष जो है, ये कंपनीवाद के खिलाफ ये पूरा संघर्ष है। और ये संघर्ष अब हमें दिखाई देने लगा है कि बच्चों ने इस देश को गांधी का मार्ग बताया है। मैं उन बच्चों को सबको सल्यूट करता हूं, जंतर मंतर के बच्चों को, जिन्होंने पुलिस की इतनी बर्बरता झेलने के बाद भी उन बच्चियों ने टूटे हुए पैरों से चल के गईं, वो टूटे हुए हाथ लेकर गईं, और उन सारे पुलिस वालों को जो उनके पिता की उम्र के थे, उनके भाई की उम्र के थे, जिन्होंने उन्हें डंडे से मारा, उन सबको थैंक यू बोला। मुझे इस बात को देखकर भी बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी हुई कि इस देश के लोगों, इस देश के बच्चों ने बताया कि ये देश गांधी का देश है, ये गॉडसे का देश नहीं है। ये गॉडसे का देश नहीं है कि असहमति का मतलब गोली। इस देश में असहमति का मतलब गोली नहीं हो सकता, इसलिए ये गांधी का देश है। आप सोचिए, युवाओं का आंदोलन था, रिटेलिएशन में बहुत बड़ी घटना भी कोई वहां पर क्रिएट हो सकती थी, जिस तरीके से मिसहैंडलिंग हुई है उस पूरे घटनाक्रम की। लेकिन बच्चों ने फूल दिए, बच्चों ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने बच्चों के सामने, अपनी बेटी के सामने ये बताएंगे कि आपके डिपार्टमेंट के एक आदमी ने आपकी उम्र की लड़की को डंडा मारा प्राइवेट पार्ट्स में। तो बच्चों ने प्रश्न किया उस एडमिनिस्ट्रेशन से, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात को रियलाइज जरूर किया होगा। देखिए, ये देश बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है। ये नाथूराम गॉडसे को आप कितने ही मानते रहो, लेकिन ये गॉडसे का देश हो नहीं सकता, क्योंकि असहमति का मतलब गोली नहीं हो सकती। देखिए, आप भी मेरे विचारों से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन असहमति का मतलब गोली और दुश्मनी नहीं होना चाहिए। असहमति का मतलब असहमति होना चाहिए। तो ये गांधी का देश है, बच्चों ने दिखाया, और उन्होंने एक नई अलख इस सोए हुए देश में, कि हम देख रहे हैं कि इस समय शिक्षा के सेक्टर में जो वीडियोस आ रहे हैं, आप अभी ये शिक्षा का सेक्टर है, आप देखिए धीरे धीरे क्या होने वाला है। जब एक बार देखिए, ये सारा जो सिस्टम है, ये एक डर के पिलर पर खड़ा हुआ था, कि लोग डर रहे थे उन बातों को कहने में। आज देखिए, लोग डर नहीं रहे हैं, वो स्कूल बता रहे हैं, विद्यालय बता रहे हैं, कॉलेज बता रहे हैं, वो पंचायत भवन बता रहे हैं। आप देखिए, अभी तो पंचायतों में बहुत बड़ा करप्शन पड़ा हुआ है। आप जब उन राशियों का आकलन करेंगे और उसके बाद आप पंचायत की भी तस्वीर जो आएगी देश के सामने,
पंचायती राज की, तो आप देखेंगे कि वहाँ भी क्या निकल के आता है। तो ये शिक्षा देखिए, किसी भी देश के को अगर मजबूत होना है, उसे आगे बढ़ना है, उसे विश्व गुरु होना है, तो उस देश को अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक चाहिए, अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए तभी। और उसके लिए सबसे बड़ा 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 साधन है शिक्षा। तो हमें शिक्षा को की भी व्यवस्था को गांव-गांव, घर-घर तक शिक्षा का अधिकार, जो मनमोहन सिंह ने एक प्रयास किया था उनके समय में कि राइट टू एजुकेशन का एक कानून बनाया। ये अलग बात है कि उन कानूनों के उतने प्रचार नहीं हुए कि लोगों को ये पता नहीं है कि ये काम किसने किया। मनमोहन सिंह ने प्राइवेट सिस्टम में 25% बच्चों को डालने की, जो लो पावर्टी लाइन के नीचे RTE का कानून बनाया, वो एक प्रयास था शिक्षा विभाग में। लेकिन ये प्रयास को मैं मानता हूँ बहुत छोटा प्रयास। क्यों? क्योंकि अब शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का जो मुद्दा है, ये सारी चीज़ें अब शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर जाकर टिकने वाली हैं। अगर ये संघर्ष सही दिशा में आगे बढ़ा, पॉलिटिकल भटकाव में अगर ये संघर्ष नहीं आया, तो मैं ये मानता हूँ कि ये शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की ओर जाएगा और देश में इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई जाएगी जो सस्ती, सरल और सबकी पहुँच में वो शिक्षा नीति होगी। तो ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाएगी। तो ये जो संघर्ष बच्चों का है, बच्चों ने देश को ड्राइव कर दिया है और बच्चों ने सारे डर को ख़त्म कर दिया है और लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ है कि वहाँ पर लोग अपनी हक की आवाज़ उठाएं। आप देखिए, किसानों के साथ भी वही किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जल जंगल ज़मीन के जो रक्षक मिलेंगे आपको, आपने देखा भी रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में, वहाँ पर केन बेतवा परियोजना, जो लिंक परियोजना है, वहाँ पर आदिवासी जल सत्याग्रह पर बैठे रहे, लेकिन सरकारें सुध नहीं ले रही हैं। इसलिए नहीं ले रही हैं, उसका कारण है, मैं एडवोकेट में इस बात को समझ सकता हूँ कि जैसे ही इस देश में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो कानून बदला गया और उसमें सरकार का बहुमत हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का जो भय है वो सरकारों के ऊपर से ख़त्म हो गया है। सरकारों को ऐसा लगने लगा है कि वो चुनाव आयोग के जरिए, सारे चुनाव आयोग के जरिए मैनिपुलेट करके वो सत्ता में आ सकते हैं। तो उन्हें किसी की परवाह नहीं है। आप देखिए, अभी किसानों का भी एक बहुत बड़ा हेजिटेशन आने वाले समय में हम देखेंगे। वो इस बात पर देखेंगे हम कि ये जो अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, तो आप मुझे बताइए, अगर आप अगर किसान हैं तो आप मुझे बताइए, जब भारत का किसान सब कुछ सरप्लस पैदा करके दे रहा है, सारा कुछ वो सरप्लस उत्पादन करके दे रहा है, तो फिर आप बताइए कि अमेरिका से सस्ते दामों पर मक्का, सस्ते दामों पर दूध से बने हुए प्रोडक्ट बुलवाने की क्या आवश्यकता है? आप व्यूअर्स हैं तो आप मुझे इस बात का जवाब दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये इस सिस्टम के खिलाफ आप देखिए कि इस ट्रेड डील में हमारी हरित क्रांति, हमारी दुग्ध क्रांति, जब दूध से बने हुए सस्ते प्रोडक्ट इस देश की मार्केट में उतरेंगे और जब सस्ता अनाज इस देश की मार्केट में उतरेगा, तो आप देखेंगे आने वाले समय में कि किसानों के सारे बाजारों को अमेरिका के किसान जो है वो हाईजैक कर लेंगे, क्योंकि उन्हें उत्पादन सस्ता पड़ता है। अमेरिका का जो किसान है 15-15 हज़ार एकड़ का किसान है, 20-20 हज़ार एकड़ का किसान है, और उनकी सारी लागत जो होती है वो सारी लागत वहाँ की सरकार जो वहाँ पर सब्सिडाइज कर देती है, तो उन्हें जो उत्पादन पड़ता है वो बहुत सस्ता पड़ता है। 700-800 रुपये कुंटल का गेहूँ पड़ता है, 200-300-400 रुपये कुंटल की मक्का पड़ती है। तो उन्हें उत्पादन बहुत सस्ता पड़ता है, दूध का उत्पादन बहुत सस्ता पड़ता है। तो वो जब सस्ती चीज़ों को जब भारत में मार्केटों में उतारेगा अमेरिका, तो भारत का किसान कहाँ जाएगा? देखिए, अभी किसानों का जो संघर्ष है वो भी अभी कई लेयर्स में शुरू हुआ है। क्योंकि उस ट्रेड डील को मैनेज करने के लिए सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण देता हूं आपको कि मध्य प्रदेश में अभी मूंग की खरीदी पर और गेहूं की खरीदी पर MSP पर लिमिट लगा दी गई कि मतलब
25% मूंग खरीदी करेगी सरकार, ऐसा लिमिट लगा दी गई। तो ये एमएसपी पर लिमिट क्यों लगाई जा रही? भाई किसान की तो मांग है कि एमएसपी गारंटी का कानून बने, कि सरकार जो मूल्य घोषित करे उससे उससे मंडियों में जो बोली लगाई जाए उससे ऊपर लगाई जाए, उससे नीचे ना जाए। किसानों की ये मांग है। और दूसरी तरफ इसका उल्टा सरकारें तो एमएसपी को कम करने की कोशिश कर रही हैं कि 100% उत्पादन खरीदने के लिए सरकारें तैयार नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो 3 काले कानून लाए गए थे किसानों के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ, जो 13 महीने चला, जिसमें 700 किसान शहीद हुए उस आंदोलन में, और उन काले कानूनों को वापस लिया गया। वो लौटकर दोबारा अब ट्रेड डील के नाम से आ रहे हैं कि बाजार को खोल दिया गया है। अब जब सरकार को जब किसानों की आर्थिक हालत को बद से बदतर बनाना है, तो आपने देखा इस साल मक्का जो है मक्का और कपास दोनों चीजें इस सीजन में जो है वो 0 आयात शुल्क पर आयात करा ली, भारत में बुलवा ली। दालें बुलवा लेते हैं, चना भारत का जो किसान जो है उसको फिर औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये किसानों पर दबाव बनाने के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है कि भारतीय बाजारों पर पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल हो जाएगा। अगर सरकार को किसी भी क्राफ्ट की कीमत गिराना है तो वो सिर्फ उसको आयात कराना है, उसके बाद उस क्राफ्ट की कीमत अपने आप गिर जाएगी। इसका मतलब है कि किसान को आर्थिक रूप से भारी नुकसान देने की जो तैयारी है वो ट्रेड डील में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हमें किसानों का भी एक संघर्ष दिखाई देगा अगर ये ट्रेड डील वापस नहीं होती है तो दोस्तों आज की चर्चा को इसी नोट पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे जो हैं वो देश के हित में हैं और हित में काम होना चाहिए, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, आप मेरे फॉलोअर्स बने और मैं आपको फॉलो भी करूँगा। आप अगर अपने विचार रखना चाहें तो इसके कमेंट्स में भी रख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।